Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking this second lecture of elasticity. तो जैसे कि आप जानते हैं कि elasticity का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। elasticity का मतलब मजबूती। जो चीज़ जितनी ही मजबूत है, बाहरी धक्का, बाहरी फोर्स, तोड़ फोड़ के खिलाफ, वो उतनी ज़्यादा इलास्टिक। अपने मन में आता है, हमारी आदत है कि वो इलास्टिक, तो आप सोचते हैं कि वो रबर बड़ी इलास्टिक है। रबर ज़्यादा मजबूत है कि दीवार ज़्यादा मजबूत है? दीवार मजबूत है, तो दीवार ज़्यादा इलास्टिक है। जो चीज़ जितनी मजबूत है, दुनिया की सबसे कठोर चीज़ डायमंड, सबसे इलास्टिक। पर क्या डायमंड भी इनफाइनाइट इलास्टिक है? इनफाइनाइटली इलास्टिक है? नहीं, वो भी आखिर कट जाता है, टूट जाता है। उसको जब पॉलिश करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, घिसते हैं तो घिस तो जाता है। तो कंप्लीटली इलास्टिक, फुली इलास्टिक, नथिंग। अब उसका उल्टा चले, इन इलास्टिक। भाई इलास्टिक चीज़ें हैं, अब उस लाइन में सबसे ज़्यादा इलास्टिक, पूरी तरह इलास्टिक, और फिर कम करते जाइए सबसे कम इलास्टिक या ज़ीरो इलास्टिक। तो ज़ीरो इलास्टिक भी कोई नहीं है, इतना भी कमज़ोर मरा कोई नहीं है कि ज़रा सा छुआ नहीं कि बिगड़ा। तो इन इलास्टिक भी कोई नहीं है, फुली इलास्टिक कोई नहीं है। जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इलास्टिक है, कोई कम इलास्टिक है। आयरन ज़्यादा इलास्टिक है, टाइटेनियम और ज़्यादा इलास्टिक है, गोल्ड कम इलास्टिक है, मुलायम होता है, रबर कम इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि जब आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर्म का मतलब रूप, डिफॉर्म यानी फॉर्म को बिगाड़ना। डिफॉर्मिंग फोर्स जो फॉर्म को बिगाड़ने की कोशिश करे, ऐसा फोर्स लगाते हैं और हटा लेते हैं। फिर देखते हैं बॉडी का क्या हुआ। अगर बॉडी बिगड़ गई यानी इलास्टिक नहीं थी, कम इलास्टिक थी। नहीं बिगड़ी तो इलास्टिक थी। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ेगी? देखिए, ये भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फोर्स की प्रॉपर्टी है। भाई बॉडी खुद से तो बिगड़ेगी नहीं। तो हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, वो बॉडी बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी, ये बॉडी की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फोर्स की भी प्रॉपर्टी है। भाई फोर्स ने बिगाड़ने की कोशिश की तो वही क्या करे, लेकिन फोर्स को हटाने से बॉडी पुराने जैसी हो गई कि नहीं हो गई, ये तो बॉडी की प्रॉपर्टी ना है। इसी प्रॉपर्टी का इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी ये नहीं है कि फोर्स लगाने से बॉडी बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी। गलत सोचते हैं लोग। फोर्स लगा के हटा लिया तो बॉडी अब क्या है, फोर्स से गुजर के बॉडी अब क्या है। अगर बॉडी बच गई है तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक स्टील की बॉल लीजिए, लोहे की बॉल लीजिए और रबर की बॉल लीजिए, दोनों फोर्स लगाइए, बराबर बराबर लगाइएगा, क्योंकि हिसाब चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप स्टील में ज़्यादा लगाइए, रबर में बराबर लगाइए, दोनों में 100 न्यूटन फोर्स। नीचे फर्श रख लीजिए और दबाइए, तो आप पाएंगे कि रबर की बॉल बिगड़ जाएगी और स्टील की बॉल, आप रबर की बॉल रख लीजिए, स्टील की बॉल रख लीजिए, और आप दोनों में सेम साइज की, और दोनों में आप 100 लगा के खेल देखिए, तो रबर की बॉल जो होगी वो बिगड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और स्टील की बॉल कुछ नहीं होगा। बिगड़ गई, कुछ नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं, हटा दीजिए फोर्स। फिर देखिए ये लौट आई,
तो कहा ये नहीं लौट आई, ये बिगड़ी ही नहीं। भाई हो सकता है थोड़ा सा बिगड़ी रही हो, आप देख ना पाए हो, माइक्रोस्कोप से देख के पता लगा। मामला ये नहीं है कि बिगड़ी थी नहीं। इस 100 न्यूटन से गुजर कर कौन बॉडी अपनी शान को, अपने शेप को बचा पाती है, वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो कौन अपने शेप को बचाए, ये इसको पता तक नहीं चला कि फोर्स भी लगाता है। यानी अपने शेप को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ये बिगड़ तो गई थी, ठीक है, उठ गई, और गौर कीजिएगा हो सकता है थोड़ी तुचक भी गई हो, यानी उतनी इलास्टिक नहीं है। और आपको लगता है कि हम इसमें अगर 1000 न्यूटन लगा देंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे तुचक जाएगी, जो कि लौटेगा नहीं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि देखो ये भी अपने आप को बचा नहीं पाई, 1000 न्यूटन में थोड़ी तुचक गई। उसी 1000 न्यूटन में ये का इसको लगा के देख लीजिए, ये सदा के लिए चिपक जाएगी, बेकार हो जाएगी, पाउडर हो जाएगी। अब टक्कर में कौन टिक रही है, ये काफ़ी मेंटेन कर रही है अपने को, ये कहाँ मेंटेन कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्बादियां जिंदगी पे आती हैं, वो बर्बादियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमें कितना नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, ये भी हमारी मजबूती को बताता है, लेकिन ये हमारी मजबूती से भी ज़्यादा उस बर्बादी को बताता है। किंतु बर्बादी के हटने के बाद हम उठकर कितना खड़े हो जाते हैं पहले की तरह, ये पूरी तरह से हमारी प्रॉपर्टी को बताता है। यही इलास्टिसिटी है कि हम बर्बादी के बावजूद खड़े हो जाएंगे, फिर से वापस वैसे ही, कि कम खड़े होंगे, कि बर्बादी के निशान रह जाएंगे थोड़े, कि बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। तो जो इलास्टिक बॉडी होगी उसे आप देखेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दीजिए, फिर हटा दीजिए, देखिए जो इलास्टिक बॉडी होगी उसमें एक भी निशान नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि फोर्स लगा था। और जो कम इलास्टिक होगी उसमें हो सकता है थोड़े निशान, थोड़ा डिफॉर्मेशन कायम रह जाए, विच वी कॉल परमानेंट डिफॉर्मेशन, हमेशा के लिए बिगड़ गई। तो कुर्सी आपके घर की लकड़ी वाली, उसमें लोग बैठे चले गए, क्या आप बता सकते हैं कोई बैठा था? नहीं, यानी इलास्टिक है वो। लेकिन स्पंज वाली कुर्सी आप बैठे, वो दब गई, अब वो दबी दबी दिख रही है, उसे मौका दे दीजिए आधा घंटा 1 घंटा, आप पाएंगे वो फिर से स्पंज वगैरह ठीक हो गया, फिर से बढ़िया हो गई, तब तो इलास्टिक है। पर याद रहे कम इलास्टिक है, क्योंकि घंटा भर टाइम दिया तब न लौटी, वो लकड़ी वाली ज़्यादा अच्छी थी। अगर वापस लौटने की बात करें तो लकड़ी की कुर्सी बहुत बढ़िया। देखिए बिगड़, किसी चीज़ में कितना बिगाड़ हुआ इसे मत देखिए। अगर हम अपने घर को बहुत प्रेम करते हैं तो कोई हमारे घर में आंधी आएगी, कोई हमारे घर को गाड़ी टक्कर मार के तोड़ देगी, तो हम उसे फिर से वापस बनवा लेंगे। अगर हमारे घर से हमें प्रेम नहीं है, वो हिस्सा टूटा टूटा रहेगा, हम सोचेंगे अरे हो गया इतना थोड़ा टूटा, इसका मतलब प्रेम नहीं करते। तो अगर हम ज़्यादा प्रेम करते हैं तो बिल्कुल उसे फिर से वापस रंग पेंट करा के वैसे करवा लेंगे। लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं तो फिर हम ऐसा नहीं कि अपने घर को प्रेम करते हैं तो हम कहेंगे कि तोड़ने वालों तोड़ लो मैं फिर बना लूँगा। हम उसे तोड़ने ही नहीं देंगे, इसका मतलब हम घर को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हमने घर को वापस रंग पेंट करके बिल्कुल बना लिया, ये प्रॉपर्टी का इलास्टिसिटी है। तो इससे भी ज़्यादा बड़ी इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है कि जो तोड़ने वाला आएगा हम उसको तोड़ देंगे, हम अपने घर को बिगड़ने ही नहीं देंगे। तो जो बॉडी अपने को बिगड़ने ही नहीं देती वो ज़्यादा इलास्टिक है। जो अपने को बना लेती है, बिगड़ने देती है किंतु वापस बना लेती है, कम इलास्टिक। जो बिगड़ने देती है और वापस पूरी तरह नहीं बना पाती, और कम इलास्टिक। और जो बिगड़ जाती है और बिल्कुल नहीं लौटती, वो इनइलास्टिक। ऐसा मत समझिए। तो
कौन कितना बिगड़ा नहीं बिगड़ा इसे मत देखिए, फोर्स को हट जाने दीजिए और फिर देखिए कि कौन कितना कायम है, सलामत है। जो जितना सलामत है बराबर फोर्स लगा दीजिए चार बॉडी पे और हटा लीजिए उसके बाद, और देख लीजिए कौन कितना सलामत है, उससे फैसला हो जाए कौन कितनी इलास्टिक है। इलास्टिसिटी माने मजबूती। लोहा, आयरन, स्टील ज़्यादा इलास्टिसिटी है, इसीलिए हमारे घर को मजबूती देने के लिए हम कंक्रीट में स्टील डालते हैं, क्योंकि हमारा घर और इलास्टिक हो जाए। तो चलिए वापस बात करते हैं, पूरी स्टडी करेंगे एक तरफ से कि जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं जो उसका बिगाड़ना चाहता है, जैसे हमने इस पेन में फोर्स लगाया यहां से हल जाने के लिए, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। वह फोर्स जो फॉर्म को बिगाड़ने की कोशिश करता है उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो जब हम किसी चीज को पकड़ के ऐसे चपा रहे हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, वो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स से बॉडी में कितना बिगाड़ आया हम इसकी भी स्टडी करेंगे, और इसलिए करेंगे कि फिर वो फोर्स हटाने पर वो बिगाड़, वो डिफॉर्मेशन कितना खत्म हो गया, यानी कितना बॉडी वापस आ गई, इसकी स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब है कंपैरेटिव या फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन यानी डिफॉर्मेशन समझ रहे हैं आप भाई, कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, बॉक्स का जो वॉल्यूम था मान लीजिए 10 था, अब आपने पकड़ पकड़ चपा दिया चार तरफ से, तो चपा दिया तो भी नया चित्र बन गया, तो बॉक्स मान लीजिए हो गया 7 cc का। तो ये क्या है, पुराना वॉल्यूम, ये क्या है, नया वॉल्यूम। तो बिगाड़ कितना हो गया, डिफॉर्मेशन कितना हो गया, फॉर्म कितना बिगड़ गया। इसको चपाया तो कितना बिगड़ गया, नया माइनस पुराना, 7 - 10 -3 cc, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन यानी विकृति, बिगाड़, कितना बिगड़ गया, -3 बिगड़ गया, यानी 3 कम हो गया। अब स्ट्रेन क्या है, -3 अपॉन था कितना, मतलब -3 कम हो गया आउट ऑफ 10, तो आउट ऑफ 1 कितना कम हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल माने एक के पीछे बताओ, -3 का बिगाड़ 10 के पीछे, तो एक के पीछे -0.3 का जो बिगाड़, क्योंकि सीसी भी कट जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। पकड़ में आ गया आपको। स्ट्रेन क्या है, किसी चीज में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन कितना पहले था, डिवाइड करेंगे, एक टर्म आएगी उसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है हम उसको कैसे नापेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन ऐसे भी तो नाप सकते थे, कुछ लोग कहते कि हम ये वॉल्यूम में नहीं जाएंगे, हम इसकी लंबाई की बात करेंगे। इसकी लंबाई, भाई इसकी लंबाई थी, देखो मान लो इसकी लंबाई थी 6 और कम होके हो गई 5, हम तो लंबाई की बात करेंगे। तो ठीक है, लंबाई की बात कर लो, लंबाई 6 से 5 हो गई, कितना चेंज हुआ, -1 सेंटीमीटर, कितना था 6 सेंटीमीटर, तो लो ये -1/6, ये स्ट्रेन आ गया काहे में, लेंथ में, ये स्ट्रेन आ गया काहे में, वॉल्यूम पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पकड़ के इसे, इस चीज को पकड़ के आपने ऐसे मरोड़ दिया, तो मरोड़ दिया तो ये पता लगा ऐसे ऐसे हो गया, आपने पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया तो ये कितना एंगल से आपने टिल्ट कर दिया, इसको भी डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ये भी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन 3 तरह का हो गया, क्या क्या, लंबाई का स्ट्रेन, वॉल्यूम का स्ट्रेन और शेप यानी एंगल का स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 तरह के हुए भाई, 3 तरह के बिगाड़ हम पैदा कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। किसी की किस्मत बिगाड़ना है तो 3 तरह से, तो 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन ले लें अपन कि स्ट्रेन क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज कहाँ में, चेंज लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में, तो कह लो चेंज। भाई स्ट्रेन बताना है तो तीनों बातों को मिला के एक डेफिनेशन बनाओ ना, तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन समथिंग अपॉन दैट थिंग, ठीक। तो आप कहिए ना, चेंज इन
डायमेंशन, एक्चुअली लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को डायमेंशन बोलते हैं। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन यानी लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, शेप, एनीथिंग, चेंज इन समथिंग अपॉन दैट थिंग ओरिजिनली, यानी कितने पीछे कितना चेंज। तो अब 3 तरह के हुए, पहला क्रम से ले लें। फिर देखिए दुनिया में क्या क्या चीज़ें हम नापते हैं, चीज़ों की लेंथ नापते हैं, विड्थ नापते हैं, हाइट नापते हैं, ठीक। क्रम से देखिएगा, हम चीज़ों की लेंथ नापते हैं, विड्थ नापते हैं, थिकनेस नापते हैं, फिर लेंथ इंटू विड्थ करके एरिया निकालते हैं, फिर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके वॉल्यूम निकालते हैं, फिर हम एंगल से शेप निकालते हैं। ये तो चीज़ है। तो अब लेंथ को आपने स्टडी कर लिया, तो अब आप ये ना कहिए कि हम विड्थ को स्टडी करेंगे, विड्थ भी स्टडी हो गया। क्यों? विड्थ जैसे लेंथ की स्टडी करेंगे वैसे विड्थ की तो कर सकते हैं। विड्थ लेंथ का भाई है, उसको वो भी तो मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, वो भी वैसे होता है। तो लेंथ की स्टडी करना माने विड्थ का भी हिसाब किताब खत्म, हाइट का भी खत्म। माने ऐसा नहीं कि नहीं करना है, उसी तरह कर सकते हैं। लेंथ की स्टडी हमने बंदे को बता दिया, हमने बता दिया बच्चे को कि लेंथ कैसे नापो, तो अब विड्थ नापो कैसे नापो ये भी अगले दिन पढ़ाएंगे, और हाइट कैसे नापो ये भी अगले दिन पढ़ाएंगे। फालतू भाई हम करेंगे, लेंथ नापना सिखा देंगे, लेंथ का चेंज सिखा देंगे, स्ट्रेन सिखा देंगे, और फिर विड्थ में बता देंगे देखो विड्थ है, अब विड्थ को नापो, विड्थ का चेंज। तो उसके एक दिन खर्चा नहीं करेंगे, कहेंगे कि छोटी वाली लेंथ है, इसको भी लेंथ मान के इसका भी स्टडी कर लोगे, विड्थ, चेंज इन विड्थ वगैरह, स्ट्रेन इन विड्थ। उस तरह हाइट का देख लेंगे, तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों भाई भाई हैं एक जैसे, एक को पढ़ा दो दूसरा पढ़ लिया। हाँ, लेंथ इंटू विड्थ से एरिया आ गई, ये थोड़ा नया है। हालांकि एरिया में डिफॉर्मेशन की हम स्टडी नहीं करते, इसलिए कि चीज़ों का जो एरिया है ना वो बहुत चर्चा होती नहीं है उसकी। आपको बता दूं, एरिया का चेंज और एरिया कितना है इसकी चर्चा ज़्यादा होती नहीं है। फिर बल्कि एरिया से और आगे बढ़ जाओ, एरिया लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो गया, और इंटू हाइट भी कर लो, वॉल्यूम हो जाए, वॉल्यूम की चर्चा होती है, एरिया की बहुत चर्चा नहीं होती। कारण समझते हो क्यों? कारण ये है कि एरिया सबका होता भी नहीं है। आप कहेंगे नहीं होता, सबका फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने एक लोहे की प्लेट खरीदी, उसकी लेंथ की बात हो जाएगी भाई 1 फुट लेंथ प्लेट, फिर 0.8 फुट विड्थ, फिर इतना एरिया 1 इंटू 0.8 यानी 0.8, ठीक है। लेकिन आपने कभी सुना कि 1 मीटर लंबा पानी? फालतू बात है, 1 मीटर लंबा पानी से क्या मतलब, इतना मीटर चौड़ा पानी, फालतू। फिर सीधे यही कहते हैं कि इतना लीटर पानी, वॉल्यूम। एक्चुअली क्या होता है कि 3 तरह की बेसिक चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की लेंथ भी होती है जो फिक्स होती है, विड्थ होती है फिक्स होती है, हाइट होती है फिक्स होती है, इसे तो सॉलिड। लिक्विड की ऐसा है कि लेंथ विड्थ नहीं बताते, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। टंकी में पानी भरा हुआ है तो कह सकते हैं कि 3 मीटर ऊंचा पानी, लेकिन वही पानी निकाल के और आप खेतों में डाल देंगे तो कितना ऊंचा पानी हो, फिर अलग हो जाएगा। तो उसमें फिर इतना बोला था कि कितना लीटर पानी, तो इसीलिए लिक्विड और गैस का फिर केवल वॉल्यूम बोला जाता है। तो लेंथ विड्थ हाइट एरिया वॉल्यूम सब बोला जाता है सॉलिड का। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेंथ विड्थ हाइट एरिया वॉल्यूम ये सब होता है सॉलिड का, और लिक्विड और गैस का लेंथ विड्थ हाइट एरिया वॉल्यूम लेंथ की बात नहीं करते, क्योंकि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, अब आपने उसको कटोरे में डाल दिया है, गंजा में डाल दिया, तो आधा गंजा पानी हो गया। तो अब 1 गिलास पानी लिया तो आप कहेंगे इतना ऊंचा पानी, अब उसी को गंजे में डाल दिया आपने तो ऊंचा बदल न गया। लेकिन हाँ, अगर वो 300 ml पानी था तो 300 ml ही रहेगा, तो वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, अतः उसी की बात करिए आप। तो लेंथ की बात नहीं करते, वॉल्यूम की बात नहीं करते। लेंथ ऐसा नहीं कि होता नहीं है,
अगर किसी से भरा है तो लेंथ तो होती तो है, विड्थ होती है, वॉल्यूम होता है, जो होता है। तो लेंथ की बात नहीं करते, फालतू बात है, क्योंकि भरोसा नहीं ना, जिस आदमी का कोई भरोसा नहीं उसकी बात क्या करना, बात नहीं करते। तो लेंथ की बात नहीं करते, विड्थ की बात नहीं करते, हाइट की बात नहीं करते, एरिया की बात नहीं करते, वॉल्यूम भर की बात करते। तो इसीलिए जो स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन किसका होगा? सॉलिड का होगा। और वॉल्यूम स्ट्रेन किसका होगा? सॉलिड, लिक्विड या सबका होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सबका होता है। ऐसा शेप, एक निश्चित शेप किसका होता है? सॉलिड का होता है। इसीलिए जो तीसरा स्ट्रेन है शेप वाला, वो किसका होगा? वो केवल सॉलिड का होगा। तो एक्चुअली लेंथ, विड्थ, हाइट होना ही सॉलिड बताता है, और फिर अगर ये हो गया तो सारा होता है। और इसमें तो लेंथ, विड्थ, हाइट नहीं होती तो एरिया भी नहीं होता। तो वॉल्यूम भर होता है तो वॉल्यूम भर बताते हैं। तो टाइप्स क्या क्या है स्ट्रेन के? स्ट्रेन यानी कितना फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या क्या हो गए? एक हो गया लंबाई का स्ट्रेन, तो लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन। फिर दूसरा होता है वॉल्यूम का स्ट्रेन, कि वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन आया। और तीसरा शेप या शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लीजिए आप। देखिए, इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जितनी बार देखेंगे उतनी आपकी लाइफ बनेगी। मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी में जाता है, ये स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये इलास्टिसिटी ऐसा चैप्टर है कि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है वहाँ। इसके बिना इंजीनियर का काम ही नहीं चल सकता। कोई भी इंजीनियर मतलब मोस्टली 80% इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस की बात करेगा पूरी ज़िंदगी। और ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का समझना है, समझ में आ गया, आज हमने पढ़ा दिया, अच्छे से टीचर से लग के पढ़ लिया, समझ लिया, पूरी ज़िंदगी कंफर्ट में रहेगा। और जो इधर मट्ठरबाजी किया और रोएगा पूरी ज़िंदगी स्ट्रेन को समझ नहीं पाएगा वो। क्योंकि जो पढ़ाई जहाँ की होती है वो पढ़ाई वहीं पे अच्छी लगती है। बाद में रो धो के की गई पढ़ाई काम तो कुछ देती है, कई बार सिखाती भी है, लेकिन वक्त बीत चुका है। मान लीजिए हमने आपको दोपहर खाना खाने को बुलाया और आप को हमने बुलाया कि भाई 2 बजे खाना खाने हमारे यहाँ आइएगा, मैं बढ़िया तैयारी रखूँगा। आप बताए कि वो फला जगह चले गए, वो एक जन का एक्सीडेंट हो गया, साहब देर हो रही है, अभी अस्पताल ले जाऊँगा, फिर तो है तो 2 तक आऊँगा, 2:30 तक आऊँगा। हम वेट कर रहे हैं, फिर आप 3 तक आए, फिर आप 4 तक आए, 5 तक आए, फिर आप 5:30 बजे हमारे यहाँ आए। फिर हम आपको क्या कहेंगे? आइए आइए, बैठिए बैठिए भाई खाना। लेकिन 5:30 बजे जो लंच आपको कराएंगे, हो सकता है इस बीच में आपने कुछ हल्का फुल्का खुद भी खा लिया हो, तो 5:30 बजे अगर हम बना के भी खिलाएंगे तो वो ना लंच का टाइम है ना कुछ है। उस टाइम हम क्या खिलाएंगे, आप क्या खाएंगे, क्या मज़ा आएगा? एक फॉर्मेलिटी टाइप की, आइए हो गया, लीजिए तो दे दीजिए, एक बर्बादी। बच्चा क्या करता है? ग्रामर में मट्ठरबाजी करता है, ये घूमो, वो पिक्चर देखो, ये करो वो करो, टीचर पढ़ा रहे आगे हो गया, करता रहता है। अब वो जो है किसी प्रकार से हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है एजुकेशन की, उसमें पता लगा उसके बावजूद भी उसका 70% रिजल्ट आ गया। होना तो ये चाहिए कि उसका 30% 40% ज़्यादा ना आए, ऐसे एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उसको लगे अरे मैं भी तो बढ़िया हूँ, बढ़िया तो हो, तो जानते तो कुछ हो। अब पता लगा वो 12th को भी ऐसे खेल लिया। अब उसके बाद अब पापा बोले अब जाओ तैयारी करो आईआईटी की और ये वो। तब आईआईटी की जब तैयारी किए, पहुँच गए, तो अब आईआईटी में टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। क्या है आईआईटी का कोर्स? जेई का वही 11th का कोर्स और 12th का कोर्स मिला के पूरा कोर्स बन गया। अब उसको पढ़ाएगा तो यही इलास्टिसिटी फिर पढ़ाएगा। लेकिन ये इलास्टिसिटी, क्या आपको ये इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेन इस तरह पढ़ाएगा जैसे मैंने आज पढ़ाया है? नहीं। जब वो ऐसे पढ़ाएगा तो ठीक है, 80% बच्चे जो मट्ठर रहे हैं वो अच्छे समझेंगे कि अरे बढ़िया पढ़ा, लेकिन 20% जो पढ़ चुके हैं वो मुँह टेढ़ा करेंगे, फालतू छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने में इनको न्यूमेरिकल लगवाना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, जल्दी स्ट्रेन बता के ये निकले और सवाल लगवाएं। तो 20% बच्चे सोचेंगे टाइम वेस्ट, और 80% कहेंगे हाँ बढ़िया मिल रहा। तो वो टीचर भी देखेगा चेहरे और जल्दी से निपटान उठो के आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो लंच डिले हो गया है।
ढंग से लंच कराएंगे। हमने जो आपको 1 बजे बुलाया था, अगर आप 1 बजे 1:15 बजे आ गए होते, वह शानदार आपको लंच कराते, तत्काल की फ्राई दाल बढ़िया, ये लीजिए वो लीजिए, और कहते मज़ा आ गया। तो टाइम पे चीज़ करने का मज़ा अलग होता है। और टाइम बीतने पर फॉर्मेलिटी करते हैं। और अगर टीचर कहे भी, मैंने तो कई बार कोशिश की कि पता लगा बच्चा जो है 12th पास करके IIT के लिए आया, हमने तैयारी कराई, सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय कि चलो तुम 11th 12th पास हो, तुम बूढ़े होके आए हो। हम भी भूल गए, हम भी तुमको मान ली तुम जवान हो, हम भी जवान हैं, माना हम सब 11th में ही चलो पढ़ें, लेकिन बीच में जो याद आ जाता है कि क्या ये 11th का बता रहे हैं, ये बच्चा तो 2 साल पहले 11th बता। आप हमको क्लास 3 क्लास 4 की किताब लेके अपने बच्चों को भेज दिए, मैं खूब पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझेगा, लेकिन कोई बच्चा हमारे पास आए, कॉलेज का बच्चा, अब कहे साहब अंडर रूट निकालना नहीं बनता, परसेंटेज निकालना नहीं बनता, तो मैं मान लूँगा कि चल तू 5th क्लास का है, मैं तेरे को सिखाता हूँ, लेकिन बीच में जो याद आएगा कि न तू 5th का है और न मैं 5th का पढ़ा रहा हूँ, और तू कॉलेज का है, और तो काहे नहीं पढ़ा, परसेंट अब इतना वक्त देके तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं, अच्छा नहीं लगता। जैसे कि शाम 5:30 बजे लंच का मज़ा आता नहीं है, इसलिए वक्त पर चीज़ सीखो, मौके पे चीज़ अच्छी लगती है, और फालतू वक्त बिता करके रोना धोना, ये नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। समय पर पढ़ लो, समय, जिस चीज़ का समय, आज हम 11th का पढ़ा रहे तो 11th का पढ़ रहे, आज हम स्ट्रेन 1 दिन पढ़ाएं 2 दिन पढ़ाएं बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कॉलेज पहुंचोगे, तुम IIT में, तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे, तुम स्ट्रेन पर रोते हुए टीचर के पास जाओगे, तो टीचर 1 दिन 2 दिन स्ट्रेन नहीं पढ़ा सकता, उसको खराब लगेगा, तुमको भी खराब लगेगा, क्योंकि वक्त बीत चुका है। वहाँ पर होता है निपटाओ, वो कितना भी दिल लगाएगा, वो स्ट्रेन समझाएगा, लेकिन 10-5 मिनट आधे घंटे के बाद वो सोचेगा कि अब स्ट्रेन पे क्या वक्त खराब करना, देखो भाई स्ट्रेन समझ गए ना, ऐसा ऐसा है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। माने उस मज़े से, उस दमदारी से, उस म्यूज़िक के साथ, उस बात के साथ स्ट्रेन नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाया जा सकेगा आपको। अतः बेवकूफ़ी ना करिए, टाइम पे चीज़ें पढ़िए, जिस चीज़ का जो टाइम है उस टाइम पे काम करिए। लंच के टाइम पे लंच लीजिए, डिनर के टाइम में डिनर लीजिए, खेलने के टाइम में खेलिए, उसका मज़ा अलग है जीवन। 11th के टाइम में 11th का कोर्स करिए। जैसे मान लीजिए कि जुलाई में धान बोई जाती है, आपने 1 जुलाई को धान नहीं बोई, चलिए 15 जुलाई का आप धान बो लीजिए, तरीके से, तबीयत से खेत जो होती है उसमें बोई। अब आप सब लोग धान बो दिए, आप यहाँ पर घूम रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में फसल पकने की नंबर आ गया, अब आप सितंबर में बोलते हो कि मैं वह धान बोऊंगा, तो क्या धान बोऊँ? उसी तरह से आप 8 महीने 10 महीने के कोर्स को 6 महीने बिता के फिर आप कहते हैं सर ऐसी कोचिंग पढ़ा दीजिए कि 2 महीना में मैं भी पा जाऊँ नंबर, मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन क्या आप नंबर पाएंगे, क्या आपकी ज़िंदगी बनेगी? इसी तरह कोचिंग्स ने काम किया, हमने भी कोचिंग पढ़ाया, हमने भी 8 महीने का कोर्स 2 महीने में वो पढ़ाया, वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, और वैसा आपके दिमाग में जमाया, गजब का पढ़ाया कि आपसे बन गया। कोचिंग्स में बहुत अच्छे से 2 महीने 4 महीने में 5 महीने में पढ़ा के आपको पता लगा कि SDO की पोस्ट दिलवा दी है, वो PSC क्वालिफाई करा दी, जो कि पढ़ाई PSC की आपको क्लास 9th 10th से करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपने इधर उधर लापरवाही की, और जब आप पहुंच गए, अब आप BA में करके बैठ गए, और आपने सोचा कि क्या किया जाए, बेकार हो गया, मैं कहीं सेलेक्ट नहीं होता हूँ, तो आप PSC कोचिंग करने चले गए, टीचर PSC के बहुत अच्छे टीचर को पकड़ा आपने, और 8 महीने में 6 महीने में जो 8 साल का कोर्स है, उसको अपनी हैवी फीस दे के कहा सर साहब मुझे पढ़ा दीजिए, जरूरी, तो जरूरी वो पढ़ा भी सकता है। एक आदमी 8 साल पढ़ के PSC करके डिप्टी कलेक्टर बना, आपने 8 महीने में टीचर हायर करके पैसा दे के और जी तोड़ मेहनत करके आप भी क्वालिफाई हो गए। तीसरा आदमी एक है जो क्वालिफाई हुए, उनकी कहानी बता रहा हूँ कि तीसरा आदमी है वो क्या कर रहा,
उसने पता लगवा लिया कहीं से गलत तरीके से कि पेपर कौन बना रहा है, उधर से पेपर निकलवा लिया चुपके से, बहुत सारा पैसा दे के वो पेपर निकलवा लिया। अब वो उसी को घोट के बन गया डिप्टी कलेक्टर, तीसरा आदमी। चौथा जो डिप्टी कलेक्टर बना उसने बोला ऐसा है कि पेपर पता उता लगाऊं, फिर वो लिखूं, फिर लिखने में भी अच्छा आंसर ना हो तो जांचने वाला तो दूसरा रहेगा, तो कॉपी जांचेगा, तो हो सकता है कि वो कहे कि अच्छा नहीं लिखा। उसने बोला जो लिस्ट बनती है ना डिप्टी कलेक्टर की, सीधे उसी आदमी को ही इन्फ्लुएंस कर ले। यद्यपि कहानी मात्र है, मैं नहीं जानता ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन कल्पना करिए कि वो सीधे उस लिस्ट को उधर बहुत सारा मैनेज करके, पहचान पैसे लगा के लिस्ट में नाम छप गया उसका कि मैं भी डिप्टी कलेक्टर। ये 4 डिप्टी कलेक्टर बन के आ गए अलग अलग जगहों में इंडिया में। एक वो डिप्टी कलेक्टर जो 8 साल मेहनत किया, टाइम से फसल बोया, टाइम से पढ़ाई किया, 8वीं की पढ़ाई किया, 9वीं की पढ़ाई किया, एक चीज़ों को समझा, टाइम पे लंच डिनर लिया। दूसरे जो वो है वो घूमते रहे और गलत सलत टाइम में कुछ गट सट खा लिए और बोले क्या बताएं, तो वो भी। तो पहला आदमी जो ढंग से पढ़ा 8 साल में, दूसरा आदमी 8 महीने में पढ़ा, तीसरा आदमी जो पेपर मैनेज कर लिया, और चौथा आदमी जो लिस्ट मैनेज कर लिया। अब ये चारों आदमी डिप्टी कलेक्टर बने। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जो काम करना चाहिए इनको, किसी को रख दिया गया कि ये किसानों के साथ उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये किसानों की ज़िंदगी बदलेंगे, ये गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, ऐसे कामों में रख दिया गया चारों को। अब ये बताइए कि कितने डिप्टी कलेक्टर, अगर 1000 डिप्टी कलेक्टर हैं, ज़रा पता लगाइए कितने डिप्टी कलेक्टर अपना काम जानते हैं और कितने डिप्टी कलेक्टर अपने काम को ऐसा करते हैं कि दुनिया कहती है कि बहुत अच्छे डिप्टी कलेक्टर हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत दयालु हैं, मददगार हैं, उन्होंने परिवर्तन किया है। कितने, इतने सारे IAS, इतने सारे डिप्टी कलेक्टर, इतने सारे प्रोफेसर्स, इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। कितने टीचर के पढ़ाने के से आपके दिल के तार झंकते उठते हैं, आपको लगता है वाह, बहुत थोड़े से। वो वही वाले हैं जिन्होंने समय पर फसल बोई, समय पर खरपतवार साफ किए, समय पर खाद डाली, समय पे काम किया। उसके अलावा क्या आपको लगता है कि अगर 4 हमारे पास डिप्टी कलेक्टर हैं ABCD, तो कितना फर्क रहेगा? A बहुत अच्छे रहेंगे, B कुछ अच्छे रहेंगे, C थोड़े अच्छे रहेंगे, D एकदम थोड़े अच्छे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली A ही ठीक है, बाकी BCD सब बेकार है। वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो अपने काम में निपुण ही नहीं रह सकते, उनमें क्वालिटी नहीं हो सकती। एक्चुअली वो सारे के सारे जो हैं, इसीलिए याद करिए आपके स्कूल में अगर 8 टीचर हैं या 4 टीचर हैं, तो एक ही टीचर ठीक ठाक रहते हैं जो रियली टीचर हैं और पढ़ाते हैं और मज़ा आता है और ज़िंदगियाँ बदलते हैं। ऐसे ही अगर 4 IAS हैं तो बाकी केवल अपने वही खाने पीने के लिए, रुपया जमा करने के लिए, अपने हित में मेरा क्या है, मेरा क्या लाभ है, यही लाभ हो सोच साच के वो कोचिंग पढ़े, और वही बिना मतलब के आदमी। तो इसीलिए कहीं जरा भी सुगंधी हमको नहीं मिलती, और ऐसे ही लोगों से हमारा कंट्री भर गया जिसमें कि ये सब लोग रहे, सबने सैलरी ली, सबने अपना बेनिफिट देखा, स्वार्थ देखा, लेकिन अपना जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री को वो नहीं दिया। इसीलिए पूरे कंट्री में कंट्रीब्यूशंस की कमी हो गई, कंट्री में बरकत नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुआ, स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि हमने ऐसे लोग खड़े किए। तो टाइम पर कीमत चुकानी पड़ती है हमको। ये हमने पोस्ट में भी लिखा है, ये हमने आवर पेज में भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख दिया है, गार्जियंस को पढ़वाइए कि हमें टाइम से काम करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए। और आज का प्रारंभ क्वेश्चन ये है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाए। तो ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 कोई नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।